बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में हुए मतदान के साथ। आपको बता दें कि 88 लोकसभा सीटों पर जनता ने 1202 उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया है। दूसरे चरण में कई सीटों पर वोट प्रतिशत बढ़ा है, वहीं कई राज्यों में वोट प्रतिशत कम होता हुआ भी नजर आया है। आखिर ये ट्रेंड है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। पहले चरण के मतदान में कम वोटिंग सबसे ज्यादा चर्चा का मुद्दा बना तो पार्टियों ने जोर लगाया, जिसका असर इस बार की वोटिंग में देखने को मिला, जहां पहले फेज की तुलना में दूसरे फेज में मतदान बढ़ गया। पहले चरण में मतदान की बात करें तो 2019 में इन 102 सीटों पर करीब 70% वोट पड़े थे। इस बार यह आंकड़ा घटकर 66% तक पहुंच गया। वहीं हिंदी बेल्ट का वोट प्रतिशत और टेंशन बढ़ाने वाला था, जहां करीब 6% वोटिंग कम हुई। उत्तर प्रदेश में लगभग 7% वोटिंग कम हुई। बिहार, मध्य प्रदेश में भी 2019 के मुकाबले 6% तक वोटिंग कम हुई। पश्चिम बंगाल में 4% वोट कम हुई। दूसरे चरण के मतदान की बात करें तो 2019 में इन 88 सीटों पर करीब 70% वोट पड़ा था। 2019 के आम चुनाव में लगभग 75 ऐसी लोकसभा सीटें थी जहां बहुत कांटे की टक्कर थी। इन सभी सीटों पर जीत हार का अंतर 20,000 से भी कम वोटों का था। कम वोटिंग होने से ऐसी सीटों पर बहुत असर पड़ेगा और परिणाम किसी भी तरफ झुक सकता है। परिणाम इसी बात से तय होता है कि किस दल ने अपने वोटर को बूथ तक लाने में अतिरिक्त मेहनत की। अब सवाल यह है कि आखिर कम वोट या ज्यादा वोट का नुकसान किसको होता है। इसकी थ्योरी पार्टियां अपने हिसाब से बनाती हैं। वोट जो है वो कम हुआ है, लेकिन पूरा जो माहौल है, जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो भी वोट पर है महागठबंधन के पक्ष में पड़े। और बीजेपी तो आप लोग जान ही रहे हैं, जो इन लोगों का फिल्म है 400 पार का, पहला दिन ही जो है फर्स्ट फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया है। मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर भी और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने प्रदेशों के अंदर भी सुरक्षा का वह बेहतर माहौल देने का कार्य किया है। और इसीलिए 102 लोकसभा सीट पर जो चुनाव हुए हैं, ये चुनाव 7 चरणों में इस मोमेंटम को इसी रूप में बनाए रखेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। कॉन्फिडेंस तो है, लोगों ने आशीर्वाद किया और सुबह से काफ़ी जगह से अच्छा खबर भी आया। लोगों ने दोनों हाथ भरकर आशीर्वाद कर रहा है और लोग वोट देकर फ़ोन भी कर रहे हैं कि हम लोग इस बार जो है इस टीएमसी का अगेंस्ट में जाके, इस वायलेंस के अगेंस्ट में हम लोगों ने वोट किया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जोर लगाया और जनता से ज्यादा वोट डालने की अपील की। 7 मई को मतदान है तो कहीं पर 13 मई को मतदान है, लेकिन हर बूथ पर मतदान के रिकॉर्ड जरूर टूटने चाहिए। टूटेंगे, घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, सुबह 10 बजे के पहले मतदान कराएंगे, पूरा कराएंगे। जिसका असर भी आज के मतदान में देखने को मिला, जहां पहले चरण की तुलना में ज्यादा वोटिंग हुई। अब सवाल यह है कि आखिर कम या ज्यादा वोट को लेकर आंकड़े क्या कहते हैं। 1999 के चुनाव और 2004 के चुनाव की तुलना करें तो यहां 2% वोट गिरा था और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। तब राजनीतिक विश्लेषकों ने वोट प्रतिशत गिरने पर सरकार परिवर्तन की थ्योरी तैयार की, लेकिन ये थ्योरी ज्यादा दिन तक नहीं चली। 2004 के बाद 2009 में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, लेकिन कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आई। वहीं 2009 के चुनाव में 58.21% वोट पड़े थे, जो 2014 में करीब 8% से ज्यादा बढ़कर 66.44% हो गया। इसे परिवर्तन की लहर बताया गया, लेकिन 2019 के चुनाव में बढ़कर 67.40% हो गया। फिर भी सरकार नहीं बदली। यानी वोट प्रतिशत या घटने बढ़ने से सरकार बदलने का फॉर्मूला यहां फेल हो जाता है।
बस ये परिवर्तन पार्टियों को अपने हिसाब से आगे की उम्मीद पालने का मौका देता है। बाकी आखिरी फैसला वो वोटर करते हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया होता है। आज तक ब्यूरो। सूरत से कांग्रेस उम्मीदवार रहे नीलेश कुम्हाणी पर पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी ने कुम्हाणी को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। साथ ही साथ नीलेश कुम्हाणी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। उसके बाद नीलेश कुम्हाणी ने भी एक वीडियो जारी करके अपनी सफाई पेश की है। गुजरात की सभी 26 सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से पहले ही सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी की निर्विरोध जीत देश भर में छाई हुई है। इस बीच सूरत से कांग्रेस उम्मीदवार रहे नीलेश कुम्हाणी पर पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की है और नीलेश कुम्हाणी को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। कांग्रेस के प्रत्याशी नीलेश कुम्हाणी ने जिस तरीके से व्यवहार किया, पूरी प्रक्रिया में इसकी संदिग्ध कार्यवाही हुई और जिस तरह के इसका कार्यक्रम हुआ जिसमें अपने ठेकेदार ने गलत सही किए नहीं किए, इसमें इसका फॉर्म रद्द हुआ। कांग्रेस इस बात को पूरे मद्देनज़र रख के कांग्रेस के पास बहुत सी स्थानिक लेवल पे भी शिकायत आई कि नीलेश कुम्हाणी को 6 साल के लिए पार्टी की शीर्ष समिति ने इसको निष्कासित किया है। दरअसल 21 अप्रैल को लोकसभा उम्मीदवार के रूप में नीलेश कुम्हाणी का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि सूरत सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध सांसद चुन लिया गया। इस घटना के बाद गुजरात से दिल्ली तक कांग्रेस में हड़कंप मच गया। नामांकन रद्द होने के लिए कांग्रेस ने नीलेश कुम्हाणी को ही दोषी माना। अनुशासन समिति ने नीलेश पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप भी लगाया। आने वाले दिनों में इस बात को कांग्रेस पक्ष ने बहुत गंभीरता से लिया। हमारी शीर्ष समिति के वरिष्ठ सदस्य श्री बालूभाई पटेल, हमारे शीर्ष समिति के चेयरमैन नटवर सिंह महिरा जी और पूरी समिति ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है और जिस तरीके से नीलेश कुम्हाणी ने व्यवहार किया है और पार्टी को नुकसान किया है पूरी प्रक्रिया में, इसको मद्देनजर इसके गैस इसको मद्देनजर रख के इसको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जाता है। नॉमिनेशन रद्द होने के बाद से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुम्हाणी गायब हैं। तब से वो ना मीडिया के सामने आए हैं और ना ही अपने घर पर हैं। हालांकि कांग्रेस के एक्शन के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने खुद पर लगे आरोपों पर सफाई दी। साथ ही सूरत कांग्रेस के नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पिटिशन दाखल करवा माटे हूँ अमदावाद रवाना थयो त्यारे कोना इशारे अहीं कांग्रेसना कार्यकर्ताओं घरे आवी अने मारो विरोध प्रदर्शन करी मने परत फरवा मजबूर कर्यो। ज्यारे रेलीमां पब्लिक पण जाणे छे के आमां जे अत्यारे विरोध करे छे એ પહેલા ભાજપ સાથે બેસી ગયા હતા અને એક પણ અમારી સભાઓમાં કે અમારી સાથે ડોર ટુ ડોર એમાં એક પણ અહીંના આગેવાનો આવ્યા નહોતા। અત્યારે ખાલી વિરોધ કરવા બેસી ગયા છે। અગાઉ પણ એ ફૂટી ગયા હતા અને મને એકલો મેકી દીધો હતો, પ્રસાર પણ હું એકલો કરતો હતો। पिछले 3 दिनों से कांग्रेस के कार्यकर्ता सूरत में नीलेश कुम्हाणी के गायब होने का विरोध कर रहे हैं और गद्दार होने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस से सस्पेंशन के बाद देखने वाली बात यह है कि नीलेश कुम्हाणी का अगला कदम क्या होगा। सूरत से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत में बीजेपी को भले ही निर्विरोध जीत मिल गई है, लेकिन क्षत्रिय समाज की नाराजगी ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। राजकोट में बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला के विवादित बयान के बाद से क्षत्रिय समाज बड़ा आक्रोशित है। इसे देखते हुए गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल समेत तमाम बड़े नेता डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं और वो वोटिंग से पहले क्षत्रियों को मनाने की कोशिश में हैं। भारतीय जनता पार्टी ना समर्थन में आप सौ पण जोड़ाओ एवी नम्र विनंती साथे बीजेपी इस बार अपने सबसे मजबूत गढ़ गुजरात में ही घिर गई। बीजेपी को क्षत्रिय समाज की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में वोटिंग का वक्त भी नजदीक आ रहा है। तब सवाल उठना लाजमी है, क्या गुजरात में क्षत्रिय समाज की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है? ये सवाल इसलिए लाजमी है क्योंकि राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला के विवादित बयान से क्षत्रिय समाज का आक्रोश बरकरार है। क्षत्रिय समाज ने बीजेपी को राजकोट से उम्मीदवार बदलने की चेतावनी दी थी, लेकिन रूपाला चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। इससे नाराज क्षत्रिय खुलकर बीजेपी के विरोध में उतर आए हैं। अब बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल के लिए एक्शन तेज कर दिया है।
क्षत्रिय समाज को मनाने के लिए गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने सूरत में दक्षिण गुजरात के 100 से ज्यादा क्षत्रिय समाज के लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान क्षत्रियों के गुस्से को कम करने की कोशिश की और क्षत्रिय समाज से पुरुषोत्तम रूपाला को माफ करने की अपील भी की। પુરુષોત્તમભાઈ રૂપાલા સાહેબે જે નિવેદન કરવાને કારણે આખા ગુજરાતના ક્ષત્રિય સમાજમાં એક રોષનું વાતાવરણ છે। સ્વાભાવિક છે, અમને હર્ટ થયું છે અને એના કારણે આજે જે લગભગ 108 ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનો દક્ષિણ ગુજરાતના અહીંયા આવ્યા છે, એ પણ રાજકોટના જે સંમેલનમાં હાજરી એમણે પણ આપી હતી। પરંતુ એમનું સ્પષ્ટ માનવું છે કે આ જે જવાબદારી કે જે રોષ છે એમનો રૂપાલા સાહેબની સામે છે। CR पाटिल के साथ बैठक के बाद क्षत्रियों के तेवर कुछ नर्म तो दिखे, लेकिन वो पुरुषोत्तम रूपाला को माफ करने के लिए कतई तैयार नहीं है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि PM मोदी से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। समर्थन तो જ્યાં સત્ય હશે ત્યાં અમે રહીશું, બાકી મારો કોઈ પર્સનલ પ્રેજુડિસ કોઈ સાથે નથી। રૂપાલા સાહેબે જે વક્તવ્ય આપ્યું છે તો રૂપાલા સાહેબ સાથે મારો વિરોધ છે એ રહેશે, બાકી અમારું ભાજપ સરકાર સાથે કે ભાજપ પાટીલ સાહેબ સાથે હંમેશા અમે સાથે છે અને સાથે જ રહેવાના છે। પણ અમે ક્ષત્રિય ધર્મ તરીકે અમારો રાષ્ટ્ર ધર્મ પણ પહેલાં આવે છે, એટલે અમારી ફરજ પ્રમાણે અમે અમારા પાટીલ સાહેબ હંમેશા સમર્થન આપ્યું છે અને ભવિષ્યમાં પણ અમે સમર્થન આપતા રહીશું। बीजेपी की रणनीति यही है कि क्षत्रिय समाज की नाराजगी पुरुषोत्तम रूपाला तक ही सीमित की जा सके, बाकी जगहों पर PM मोदी के नाम पर क्षत्रियों को मनाया जा सके, ताकि रूपाला से नाराजगी का दूसरी सीटों पर नुकसान न हो। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको लेकर चलते हैं पंचमहल। इस बार पंचमहल की जनता के मन में क्या है और बड़े मुद्दे क्या हैं, चुनावों को लेकर क्या सोच रहे हैं वो लोग, हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए जानिए। विकास तो कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ नाम का विकास है। कोई नेता भी नहीं देखते, सभी बीजेपी का ही चल रहा है। मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो लोग हैं वो सारा का सारा खा जाता है। उस तरह का माहौल इस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। जायज है कि बीजेपी डरी हुई है, बहकी हुई है। 26 से 26 सीट पे एक भी रूपाला नहीं आना चाहिए। बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। 7 मई को गुजरात की 26 लोकसभा बैठकों के लिए चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बात करें पंचमहल लोकसभा बैठक की, तो पंचमहल लोकसभा बैठक वो OBC का गढ़ माना जाता है और ये बैठक पिछले 5 टर्म से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजेता हुए हैं। बात करें ये पूरे सीट की, तो ये सीट पे कभी पीलू मोदी भी जीते थे जो पारसी थे, यानी जातिवाद ये सीट पर चलता नहीं है। और सबसे बड़े नेता शंकर सिंह वाघेला भी ये सीट पर चुनाव हार चुके हैं, यानी ये पूरी बैठक है वो दिलचस्प बैठक है। पिछले 5 टर्म से जब से ये पूरा बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी के उम्मीदवार जीतते आए, ऐसे में बात करेंगे पिछले 5 टर्म से कैसे विकास के काम हुए, पूरे जिले में कौन सी समस्या है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ महिसागर जिले के ढेर सारे मतदार जुड़े हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या समस्या है और कैसा विकास हुआ है और पूरा चुनावी माहौल कैसा चल रहा है। पिछले 5 टर्म से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा बैठक ये जीत रही है, तो कैसा विकास हुआ है, क्या क्या समस्या है, अब बताइए। महिसागर जिला जब से अलग हुआ उसमें कई सारी ऑफिसें 10 साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक उनके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यहाँ पर अपॉइंट नहीं हुए, वो सबसे बड़ी समस्या। उसमें जो देखा जाए तो एक डिसिप्लिन वाली सबसे बड़ी चीज़ है नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC की। आज हमने भी कई सारे लेटर लिखे हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने भी लेटर लिखे हैं, उसके बावजूद भी आज दिन तक उसके लिए कुछ नहीं हुआ है। 2013-14 से महिसागर डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ है, लेकिन GIDC की कोई व्यवस्था नहीं है, रेल कनेक्टिविटी नहीं है। जो रेलवे कनेक्टिविटी थी गोधरा से लुनावाड़ा तक, वो भी बीजेपी के सांसद के बीजेपी के राज में पटरी उखाड़ के फेंक दी है। रेल कनेक्टिविटी की बहुत समस्या है इधर पे। और देखा जाए ऑल ओवर तो हमारे बालासिनोर में डंपिंग साइड का मुद्दा बहुत है कि महिसागर जिले में जो बालासिनोर है वहाँ पे डंपिंग साइड से किसानों को बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, यहाँ के आजू बाजू के रहने वालों को भी दिक्कत हो रही है और ढेर सारे मुद्दे हैं। आप बोल रहे हो कि 5 टर्म से बीजेपी का राज है यहाँ पे, 5 टर्म से कुछ भी विकास नहीं देखा जाए।
आप देखते हो तो 2019 में रतन सिंह जी यहाँ के महिसागर के स्थानिक थे और 4.5 लाख की लीड से जीते थे। 4.5 लाख की लीड के जीते हुए भी उसका टिकट काट दिया है। तो जायज़ है कि बीजेपी डरी हुई है, बहकी हुई है और इस बार लुणावाड़ा के स्थानिक विधायक है गुलाब सिंह जी चौहान, वो भारी बहुमतों से पंचमहाल लोकसभा का किला सर करने वाले हैं। पहले शांतिलाल पटेल जीते थे, अब इस बार 18 पंचमहाल में कांग्रेस के गुलाब सिंह चौहान 100% जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे लोकसभा का उम्मीदवार जीता हुआ है, ऐसे में आप क्या कहेंगे, कैसा विकास हुआ है? मेरे ख्याल से विकास तो कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ नाम का विकास है, सिर्फ दिखावे का विकास है। कागजों पे विकास दिख रहा है, धरातल पर ऐसा कोई विकास हुआ नहीं। फसल के लिए पानी और फर्टिलाइज़र वो दोनों की खास ज़रूरत पड़ती है। सरकार की बहुत सारी योजना है, बनाई भी है, लेकिन इनका अरेंजमेंट अच्छी तरह से नहीं चल रहा है। वह अभी तालाब भरने की जो योजना है 120 दिन चलाने की योजना थी, तो अभी हमारे खानपुर इलाके है, इनमें योजना बनी हुई है, करोड़ों रुपया खर्च के योजना तो बनाई है, लेकिन ये तालाब अभी सभी तालाब खाली है। तो ये योजना बनाई किस लिए? कैसा विकास हुआ है और आगे क्या समस्या है? पिछले चुनाव में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन, तब बीजेपी की सरकार ने ये बोला था कि बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन इसकी तासीर अगर निकाली जाए तो 2024 में ये परिस्थिति है कि सिर्फ ये महिसागर डिस्ट्रिक्ट के लिए लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो एक नल से जल योजना करके आई था, जिसमें पूरे 260 करोड़ रुपया इस जिले के हर घर में, हर गांव में नल से पानी पहुंचे, उसके लिए डाला गया था। उस योजना में इतनी हद तक भ्रष्टाचार हुआ, जो मोदी साहब बोल रहे थे कि मैं खाता भी नहीं हूँ और खाने भी नहीं देता हूँ, उसका पूरा उल्टा, मैं खाता नहीं हूँ लेकिन मेरे जो लोग हैं वो सारा का सारा खा जाता है, उस तरह का माहौल इस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, जिन जिन लोगों ने ये भ्रष्टाचार किया है उनके पास से पैसा रिकवर करने का प्रोसीजर चल रहा है। मतलब कि यहाँ पे इतनी भ्रष्टाचार की मार हो गई है कि अब जनता ने नक्की कर लिया है कि 2024 में भाजपा को वोट नहीं देंगे। क्षत्रिय समाज पर जो टिप्पणी हुई है महिलाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? जो क्षत्रियाणियों के ऊपर अभद्र विलास जो रूपाणा ने किए हैं, तो अभी हमारे क्षत्रियों ने एक ही ठाना है कि जो गुजरात की 26 सीटें हैं, 26 से 26 के सीट के ऊपर हमको अभी रूपाला दिख रहा है, तो 26 से 26 सीट पे एक भी रूपाला नहीं आना चाहिए। जैसे अर्जुन को बाण भेजने के लिए बोला था कि आपको क्या दिख रहा है पानी में, उसने यह बोला था कि मुझे मछली नहीं दिख रही है, उसकी आँख दिख रही है। तो हमने भी ठान लिया है कि हमको सिर्फ न सिर्फ, हम पहले भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि रूपाला जो 26 से 26 सीट पर है उनको हम भगा के यहाँ से निकालेंगे गुजरात में से। और गुजरात में तो क्या, पूरे इंडिया में कहीं भी उनको सीट नहीं मिलनी चाहिए, यही हमारा लक्ष्य रहा है अभी तक का। दिन प्रतिदिन आज हर जगह पे इतनी महंगाई बढ़ गई है कि वो महंगाई आसमान से तौर से भी ज़्यादा बढ़ गई है। ये महंगाई के अंदर लोग इतने पिसाते कि उसका कोई निर्णय नहीं है। लेकिन जब ये महंगाई के अंदर औरतों को इतना, फिर जो बोतल मिलता था हमको 400 के अंदर, वो सिलेंडर आज 880 मिलता है। बहुत महंगाई हो गई है, महंगाई से हम बहुत परेशान है। ये महंगाई आज हमको इतनी बलिदान दे रही है कि कोई कहने की कोई बात नहीं। जो सरकार आज है वो सरकार हमको नहीं चाहिए, हम सिर्फ कांग्रेस ने जितने बलिदान दिए, इतना बलिदान किसी ने दिया है नहीं, जो मोदी गवर्नमेंट ने भी नहीं दिया है। अब महंगाई आजकल बहुत बढ़ रही है, महंगाई इतनी सारी बढ़ रही है कि महिलाएं क्या करें, उनका बजट भी खोरवा चुका है। और जब वो रसोई बनाती हैं तो सोचती हैं कि अनाज के दाम बढ़ रहे, मसाला के दाम बढ़ रहे हैं, दूध के दाम बढ़ रहे, सब्जी के दाम बढ़ रहे, फ्रूट के दाम बढ़ रहे, तो
वो सोचती है कि अपना घर वो कैसे चलाएगी। इसलिए हमें सरकार को यह महिला यही कहना चाहती है कि महंगाई कम करे। महंगाई कम होनी चाहिए ऐसी महिलाएं बता रही है। बात करें पूरे यहाँ से ये दिख रहा है कि ये जो जनता थे उन्होंने बताया है कि यहाँ पे 5 टर्म से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है चुनकर आते हैं लेकिन विकास के काम नहीं हुए, ऐसे जनता बता रही है। और जनता का ये भी कहना है कि इस बार पुनरावर्तन नहीं लेकिन परिवर्तन होगा। तब देखना होगा कि 7 मई को जब वोट पड़ेंगे और 4 जून को जब मतपेटी खुलेगी तब पता चलेगा कि किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। चाहे भारतीय जनता पार्टी जीती है या कांग्रेस इसमें सेंध लगाने में कामयाब होती है, ये आने वाला समय बताएगा। वीरेंद्र जोशी, आज तक, महिसागर। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।